कभी आपने ध्यान दिए जैसे सूखे मौसम में ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज आती है। हाँ बिल्कुल। या कभी कभी अंधेरे में देखो तो हल्की सी चिंगारी भी दिखती है। सही कहा। और वो गाड़ी का दरवाजा छूने पर हल्का सा करंट लगना। हाँ वो भी होता है। और जाहिर है आसमान में जो बिजली कड़कती है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक ही है क्या? एक ही मूल सिद्धांत से जुड़ी हैं। हाँ। तो आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। ये वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है, इसका बर्ताव कैसा है और ये हमारे आसपास की दुनिया पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल। हमारे पास ना भौतिकी की एक मानक पुस्तक के कुछ अंश हैं, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए स्थिर वैद्युतिकी यानी रुके हुए आवेशों का जो अध्ययन है उसे गहराई से समझेंगे। बहुत अच्छा विचार है। स्थिर वैद्युतिकी, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैद्युत आवेश है क्या चीज? इसकी कहानी काफी पुरानी है, करीब 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व? हाँ, ग्रीस में थेल्स नाम के एक विचारक थे। उन्होंने देखा कि ऊन पर अगर एम्बर मतलब एक तरह की राल होती है, उसे रगड़ें तो वो कागज के टुकड़े जैसी हल्की चीजों को खींचने लगता है। एम्बर? हाँ, सुना है। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ना, वो ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही निकला है, जिसका मतलब एम्बर होता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। फिर बाद में और प्रयोग हुए, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा या प्लास्टिक की छड़ को फर वाले कपड़े से, तो पता चला कि दो तरह के असर होते हैं। दो तरह के मतलब? हाँ, मतलब कुछ चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, आकर्षण, और कुछ एक दूसरे को धकेलती हैं, प्रतिकर्षण। अच्छा, खिंचाव और धकेलना। बिल्कुल। फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इन दो तरह के बिजली के स्वभावों को नाम दिया धनात्मक यानी प्लस। प्लस? हाँ, और ऋणात्मक यानी माइनस। प्लस और माइनस, ये नाम उन्होंने क्यों दिए? ये सिर्फ नानमयी थे, इनमें एक पैटर्न था। उन्होंने देखा कि एक जैसे आवेश जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, ये एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षण। और अलग अलग आवेश यानी एक प्लस और एक माइनस, वो एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षण। अच्छा, सेम वाले धकेलते हैं और अलग वाले खींचते हैं। एकदम सही। इसी को आवेश की ध्रुवता या पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे? मतलब परमाणु के स्तर पे क्या चल रहा होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर चीज परमाणुओं से बनी है ना? हाँ। और परमाणु में होते हैं ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमते हैं, और नाभिक में होते हैं धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब आमतौर पे क्या होता है, किसी भी चीज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, तो कुल मिला के आवेश शून्य हो जाता है, चीज उदासीन होती है। बराबर होते हैं इसलिए? हाँ, बराबर होते हैं, तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम रगड़ते हैं जैसे कंघी को बालों में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक चीज से दूसरी में कूद जाते हैं। कूद जाते हैं? हाँ, मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस चीज से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो वो चीज धनावेशित यानी पॉजिटिव प्लस हो गई। अच्छा। और जिस चीज को वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो ऋणावेशित यानी नेगेटिव माइनस हो गई। तो मतलब रगड़ने से कोई नया चार्ज बनता नहीं, बस इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर होना है। बिल्कुल। आवेश कहीं से पैदा नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हम आगे देखेंगे, आवेश का संरक्षण। ठीक है, लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, जैसे प्लास्टिक की कंघी तो बालों में रगड़ने से फौरन आवेशित हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है। पर अगर मैं स्टील की चम्मच को रगड़ूं तो वो क्यों नहीं आवेशित होती? बढ़िया सवाल। इसका राज छिपा है पदार्थ के अपने गुण में, कि वो पदार्थ चालक है या विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ, वही कंडक्टर और इंसुलेटर। धातुएं जैसे स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम या हमारा शरीर, यहाँ तक कि पृथ्वी भी, ये सब अच्छे चालक हैं। अच्छा, हमारा शरीर भी? हाँ जी, बिल्कुल। चालकों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन काफी आजादी से घूम सकते हैं, मतलब आवेश बह सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ हैं विद्युत रोधी इंसुलेटर, जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को कस के पकड़े रहते हैं, आवेश को आसानी से बहने नहीं देते। अच्छा, तो चम्मच का क्या हुआ? तो जब आप स्टील की चम्मच को हाथ में पकड़कर रगड़ते हैं, तो रगड़ने से जो भी थोड़ा बहुत आवेश उस पर आता है ना, हाँ, वो फौरन आपके हाथ जो कि चालक है से होता हुआ आपके शरीर में और फिर जमीन में चला जाता है। वो चम्मच पर टिक ही नहीं पाता। अरे,
मतलब वो लीक हो जाता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, वो लीक हो जाता है। इसीलिए धातु की चीज को हाथ में पकड़कर रगड़ने से वो आवेशित नहीं होती। हाँ, अगर उसी चम्मच पर प्लास्टिक का हैंडल लगा हो और आप हैंडल पकड़कर रगड़ें, तब वो आवेशित हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत रोधी है। बिल्कुल, तब आवेश चम्मच पर ही बना रहेगा। वाह, ये चालक और विद्युत रोधी का चक्कर अब समझ आया। अच्छा, तो क्या इन आवेशों के काम करने के कुछ पक्के नियम भी हैं? जैसे ये जोड़ते कैसे हैं, या क्या ये हमेशा बने रहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हैं। वैद्युत आवेश के 3 बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण गुण या नियम है, हर जगह लागू होते हैं। अच्छा, कौन-कौन से? पहला है योज्यता, एडिटिविटी। योज्यता, जोड़ने वाला। हाँ, ये बहुत सीधा सा है। किसी भी सिस्टम में मान लीजिए कई सारे आवेश हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस, तो उस सिस्टम का कुल आवेश निकालने के लिए बस उन सभी आवेशों को उनके चिन्ह प्लस या माइनस के साथ जोड़ दीजिए, जैसे गणित में जोड़ते हैं। अच्छा, बस अलजेब्रा की तरह जोड़ देना है। बिल्कुल, ये द्रव्यमान जैसा ही है, वो भी जुड़ता है। लेकिन एक फर्क है, द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है और जुड़ता जाता है। आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए जोड़ते समय साइन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ पहला नियम, योज्यता। दूसरा है संरक्षण, कंजर्वेशन। ये बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। संरक्षण मतलब बचा रहना। हाँ, ये कहता है कि किसी भी विलगित निकाय, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से अलग थलग हो, उसका कुल वैद्युत आवेश हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट। हमेशा। आप आवेश को न तो बना सकते हैं, नहीं मिटा सकते। तो रगड़ने से क्या होता है फिर? रगड़ने से आवेश सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर होता है। जैसे कंघी और बालों के मामले में जितने इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर कंघी पर गए, उतना ही नेगेटिव चार्ज कंघी पर आया और ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज बालों पर आ गया। तो सिस्टम का कुल चार्ज बदला नहीं, वो उतना ही रहा, 0। अच्छा, बस बंटवारा हुआ, कुल मात्रा उतनी ही रही। एग्जैक्टली, ये है आवेश का संरक्षण। और तीसरा नियम, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। तीसरा क्या है वो? उसे कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। क्वांटमीकरण, ये क्या होता है? क्वांटम जैसा कुछ? हाँ, उसी से जुड़ा है। इसका मतलब है कि वैद्युत आवेश लगातार नहीं होता, मतलब आप कोई भी मात्रा नहीं ले सकते। ये हमेशा एक मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में ही पाया जाता है। एक मिनट, मूल इकाई ई, ये क्या है? ई एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, उसका परिमाण है, उसकी वैल्यू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। हाँ, तो क्वांटमीकरण कहता है कि किसी भी चीज पर जो कुल आवेश Q होगा, वो हमेशा Q बराबर NE होगा। यहाँ N कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। मतलब आप आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं ले सकते, या 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में आवेश हमेशा इन E के पैकेट में ही आता जाता है। आप 1 E ले सकते हैं, 2 E ले सकते हैं, 1000 E ले सकते हैं, -5 E ले सकते हैं, लेकिन 1.5 E या 2.7 E जैसा चार्ज कभी नहीं मिलेगा। ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब चार्ज भी टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ये प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। सबसे पहले फैराडे ने इसका अंदाजा लगाया था, और फिर मिल्कन नाम के वैज्ञानिक ने 1912 के आसपास अपने तेल बूंद प्रयोगों से इसे पक्का साबित किया। क्वांटमीकरण, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक सवाल फिर से, अगर चार्ज ऐसे टुकड़ों में है, तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये महसूस क्यों नहीं होता? हमें तो बिजली ऐसे लगती है जैसे पानी की धारा बह रही हो, लगातार, टुकड़े टुकड़े जैसा तो नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। इसका कारण है कि वो जो मूल आवेश E है ना, हाँ, उसका मान बहुत ही छोटा है, अविश्वसनीय रूप से छोटा, लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम्ब। 10 की घात -19, बाप रे! हाँ, कूलोम आवेश की SI इकाई है। अब सोचिए, 1 कूलोम चार्ज, जो हमें शायद हल्के झटके में महसूस हो, उसमें कितने E होंगे? कितने? करीब 6 के आगे 18 शून्य, मतलब 6 मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन। क्या? इतने सारे? हाँ, तो जब इतने खरबों खरब आवेश कण एक साथ होते हैं, तो उनका अलग अलग होना हमें पता ही नहीं चलता। वो एक लगातार बहती हुई धारा जैसे ही लगते हैं। अच्छा, जैसे रेत के बहुत सारे कण दूर से एक टीला या ढलान जैसे दिखते हैं, अलग अलग कण नहीं दिखते। बिल्कुल सही उदाहरण। दूर से रेत का ढेर चिकना लगता है, पास जाने पर कण दिखते हैं। वैसे ही बड़े पैमाने पर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर,
हम आवेश को सतत मान लेते हैं क्योंकि ई बहुत छोटा है, लेकिन परमाणु के लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटमीकरण एक सच्चाई है। ठीक है, ये समझ आया। तो हमने देखा आवेश क्या है, चालक विद्युत रोधी क्या है, और आवेश के 3 नियम, योज्यता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। अब बात करते हैं बल की। आपने कहा था आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ये बल कितना होता है, इसे मापने का कोई तरीका, कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए चार्ल्स कूलोम ने 1785 में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया था। उन्हीं के नाम पर इसे कूलोम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम, अच्छा। ये नियम 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। बिंदु आवेश मतलब ऐसे चार्ज जिनका अपना साइज उनके बीच की दूरी के मुकाबले बहुत छोटा हो, ना के बराबर। ठीक है, छोटे आवेश। तो क्या कहता है ये नियम? कूलोम ने पाया कि ये बल F, एक तो दोनों आवेशों के परिमाण, मान लीजिए Q1 और Q2, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब चार्ज जितना ज्यादा, बल उतना ज्यादा। ठीक है, चार्ज ज्यादा तो बल ज्यादा। दूसरा, ये बल उनके बीच की दूरी, मान लीजिए R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², 1/R²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब? इसका मतलब कि अगर आप दूरी दुगनी कर दें 2R, तो बल 1/4, 1/4 रह जाएगा। दूरी तिगनी कर दें 3R, तो बल 9वां हिस्सा 1/9 रह जाएगा। दूरी बढ़ने पर बल बहुत तेजी से कम होता है। अच्छा, ये 1R² वाली बात जरूरी लगती है। और कुछ? हाँ, एक और बात, ये बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के साथ ही लगता है। या तो उसी रेखा पर आकर्षण होगा या उसी रेखा पर प्रतिकर्षण। ठीक है, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और लाइन के साथ लगता है। परफेक्ट, यही है कूलॉम का नियम। कूलॉम ने ये पता कैसे लगाया? क्या उनके पास चार्ज मापने का तरीका था? नहीं, उस समय चार्ज को ठीक ठीक मापना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया। उन्होंने एक ऐंठन तुला बनाया और समान आकार के धातु के गोले इस्तेमाल किए। समान गोले? उससे क्या हुआ? मतलब चार्ज आधा Q2 हो जाता है, फिर से छुएंगे तो चौथाई Q4, फिर 8वां हिस्सा Q8। इस तरह वो चार्ज को नियंत्रित तरीके से कम करते गए और बल पर दूरी का असर माप पाए, बिना ये जाने कि असल में चार्ज कितना है। वाह, क्या तरीका था। अच्छा, ये जो 1/R² वाला नियम है, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। कहाँ सुना है, सोचिए। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें भी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में कुछ गहरे पैटर्न हैं। लेकिन समानता के साथ साथ एक जबरदस्त अंतर भी है। क्या अंतर? वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में आप अंदाजा लगाइए कितना शक्तिशाली होगा। अंदाजा? हाँ, शायद 100 गुना, 1000 गुना? नहीं, कहीं ज्यादा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल लगता है, वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना ज्यादा मजबूत होता है। क्या? 10 के आगे 39 शून्य? ये तो अविश्वसनीय है ना? कल्पना करना भी मुश्किल है। वैद्युत बल बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर दुनिया गुरुत्वाकर्षण से क्यों चल रही है? ये वैद्युत बल क्यों नहीं हावी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर हम अंत में जरूर बात करेंगे। ये बहुत दिलचस्प पहेली है। ठीक है, तो एक अंतर तो ये हुआ कि वैद्युत बल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और कोई अंतर? हाँ, एक और बड़ा अंतर है। वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी, प्लस और माइनस या प्लस और प्लस, जबकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा सिर्फ आकर्षण का ही होता है। 2 चीजें हमेशा एक दूसरे को खींचती ही हैं, धकेलती कभी नहीं। आवेश हो, मान लीजिए कमरे में 4-5 चार्ज बिखरे पड़े हैं, तब किसी एक चार्ज पर कुल बल कैसे निकालेंगे? यहां पर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण? सुपरपोजिशन। हाँ। यह सिद्धांत कहता है कि अगर कई सारे आवेश हैं और आपको किसी एक आवेश पर कुल बल निकालना है, तो आप ये मानिए कि बाकी आवेश एक एक करके उस पर बल लगा रहे हैं। मतलब आप पहले आवेश के कारण उस पर बल निकालिए कूलॉम के नियम से, फिर दूसरे के कारण निकालिए, फिर तीसरे के कारण, और ऐसे ही सबके कारण अलग अलग बल निकाल लीजिए। ठीक है, अलग अलग बल निकाल लिए, फिर उन सभी बलों का सदिश योग, वेक्टर सम कर दीजिए। वही उस आवेश पर लगने वाला कुल बल होगा। सदिश योग, वेक्टर सम,
इसका मतलब सिर्फ मान जोड़ना नहीं है, दिशा का भी ध्यान रखना होगा, है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बल एक सदिश राशि है, उसमें परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जब आप बलों को जोड़ेंगे तो उनकी दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दो बल एक ही दिशा में हैं तो जुड़ जाएंगे, विपरीत हैं तो घट जाएंगे। अगर किसी कोण पर हैं तो वेक्टर्स जोड़ने के नियम लगाने पड़ेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है। और क्या बाकी आवेशों के होने से किन्हीं दो के बीच का बल बदलता है? नहीं, यही अध्यारोपण सिद्धांत की खास बात है। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे, चौथे या पांचवें आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। हर जोड़ी का अपना आपसी बल वैसा ही रहता है, चाहे आसपास और कितने भी चार्ज क्यों ना हो। अच्छा, ये तो ठीक है, मतलब बल निकालने का तरीका है। लेकिन अक्सर किताबों में विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बला है? जब हम कूलम के नियम से सीधे बल निकाल ही सकते हैं, तो फिर इस फील्ड की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे ना ये थोड़ी अजीब लगती है बात कि एक चार्ज को दूर रखे दूसरे चार्ज के बारे में पता कैसे चलता है? बीच में तो खाली जगह है। वो एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात कुछ हजम नहीं होती। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। यही सवाल महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे को भी बहुत परेशान करता था। ये एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूर से ही क्रिया कर देना, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी माध्यम के, ये विचार थोड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फैराडे ने इसका एक क्रांतिकारी, एक नया तरीका सुझाया सोचने का। उन्होंने कहा, सोचो कि एक आवेश, मान लो Q, कहीं रखा है। ठीक है। तो वो आवेश सिर्फ वही नहीं है, वो अपने चारों ओर के स्थान को, स्पेस को बदल रहा है। वो अपने आसपास एक तरह का प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। इसी प्रभाव क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज अपने चारों तरफ कुछ पैदा कर रहा है। हाँ, एक तरह का अदृश्य प्रभाव। ये क्षेत्र उस आवेश Q से निकलकर चारों तरफ फैला हुआ है। अब सोचिए, जब कोई दूसरा आवेश, मान लो Q, उस क्षेत्र में लाया जाता है, हाँ। तो वो सीधे Q से इंटरैक्ट नहीं करता। वो उस जगह पर पहले से मौजूद विद्युत क्षेत्र से इंटरैक्ट करता है, और वो क्षेत्र उस Q आवेश पर बल लगाता है। अच्छा, तो बल चार्ज पर चार्ज नहीं लगा रहा, बल्कि चार्ज का बनाया हुआ क्षेत्र दूसरे चार्ज पर बल लगा रहा है। एग्जैक्टली। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। तो हम विद्युत क्षेत्र E को कैसे परिभाषित करते हैं? हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E वो बल है जो उस बिंदु पर रखे एक इकाई धनावेश पे लगेगा, यानी E इज इक्वल टू FQ। F इज इक्वल टू QE। हाँ, ये फॉर्मूला देखा है। तो इसकी इकाई हुई न्यूटन प्रतिकूलम। बिल्कुल, NC। लेकिन ये क्षेत्र वाली बात, क्या ये सच में है या बस हिसाब लगाने का एक तरीका है, गणितीय जुगाड़? इसका कोई असली मतलब है? जब आवेश चलने लगते हैं, गतिमान होते हैं। चलने लगते हैं, तब क्या होता है? सोचिए, अगर एक चार्ज Q1 हिलता है, अपनी जगह बदलता है, तो क्या उसका असर दूर रखे चार्ज Q2 पर तुरंत पड़ेगा, उसी क्षण? नहीं, शायद नहीं। कुछ तो टाइम लगेगा असर पहुंचने में। बिल्कुल। कोई भी प्रभाव या सूचना प्रकाश की चाल से तेज नहीं चल सकती, तो असर पहुंचने में देर लगेगी, एक टाइम लैग होगा। हाँ। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा इस देरी को समझाने में मदद करती है। जब Q1 हिलता है या त्वरित होता है, तो वो अपने चारों ओर फैले विद्युत क्षेत्र में एक गड़बड़ पैदा करता है। ये गड़बड़ एक तरंग की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रकाश की चाल से फैलती है। अच्छा। जब ये तरंग Q2 तक पहुंचती है, तब Q2 को महसूस होता है कि Q1 हिला था, और तब उस पर बल बदलता है। तो ये क्षेत्र सिर्फ बल लगाने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये सूचना और ऊर्जा भी ले जा रहा है। हाँ, ये ऊर्जा भी रखता है, संवेग भी रखता है, और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अरे प्रकाश खुद क्या है? वो एक बदलता हुआ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ही तो है। तो हाँ, क्षेत्र की अवधारणा सिर्फ गणित नहीं है, ये भौतिक रूप से वास्तविक है। कमाल है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। एक्शन एट अ डिस्टेंस नहीं, बल्कि लोकल एक्शन क्षेत्र के जरिए। बिल्कुल। फैराडे का ये विचार भौतिकी में एक मील का पत्थर था। पर ये क्षेत्र दिखता तो है नहीं। इसे हम कैसे सोचें, कैसे समझें कि कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, किधर है? कोई तरीका इसे विजुअलाइज करने का? हाँ, इसके लिए भी फैराडे ने ही एक तरीका दिया। विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, हाँ, ये देखी हैं किताबों में, तीर वाली लकीरें। हाँ, ये असल में होती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं या वक्र हैं, लेकिन ये हमें क्षेत्र का एक नक्शा, एक तस्वीर बनाने में मदद करती हैं। कैसे?
इमेज इस तरह से खींचा जाता है कि किसी भी बिंदु पर अगर आप उस रेखा पर स्पर्श रेखा या टैंजेंट खींचें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अच्छा, टैंजेंट दिशा बताती है। और बल कितना है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है रेखाओं के घनत्व से। जहां रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, मतलब घनी होती हैं, वहां क्षेत्र मजबूत माना जाता है, और जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र कमजोर। ठीक है, दिशा टैंजेंट से और ताकत घनत्व से। इनकी और भी कोई खासियतें होती हैं? हाँ, कुछ बहुत जरूरी नियम हैं इनके। पहला, ये हमेशा धनावेश प्लस से शुरू होती हैं और ऋण आवेश माइनस पर खत्म होती हैं। अगर सिर्फ एक ही आवेश है, मान लो प्लस, तो रेखाएं उससे निकलकर अनंत तक जाएंगी, और अगर सिर्फ माइनस है तो अनंत से आकर उस पर खत्म होंगी। प्लस से निकलती है, माइनस पर खत्म होती है। ठीक है। दूसरा, जहां कोई आवेश नहीं है उस खाली जगह में ये रेखाएं लगातार चलती हैं, टूटती नहीं है बीच में, कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेवर। काटती नहीं है? क्यों? सोचिए, अगर वो किसी बिंदु पर काट दें तो उस कटान बिंदु पर आप दो टैंजेंट खींच सकते हैं, है ना? हाँ। इसका मतलब होगा कि उस एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, इसलिए रेखाएं कभी काटती नहीं। अच्छा, ये लॉजिक समझ आया। और कोई नियम? हाँ, एक और। स्थिर आवेशों के लिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। वो प्लस से शुरू होकर पर खत्म हो जाती हैं या अनंत तक जाती हैं, पर घूमकर वापस नहीं आती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, पर वो अलग कहानी है। ठीक है, तो प्लस से शुरू, माइनस पर खत्म, टूटती नहीं, काटती नहीं और बंद लूप नहीं बनाती। बिल्कुल। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो रेखाएं उससे सीधी बाहर निकलती हुई दिखेंगी हर दिशा में। हाँ। अकेला नेगेटिव चार्ज है तो रेखाएं बाहर से सीधी अंदर आती हुई दिखेंगी। ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखें तो दोनों से रेखाएं निकलेंगी, लेकिन बीच में एक दूसरे से दूर मुड़ जाएंगी, जैसे जगह खाली छोड़ रही हो। ये प्रतिकर्षण दिखाता है। अच्छा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास पास हैं, जिसे हम डाइपोल कहेंगे, तो रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती हुई दिखेंगी, एक तरह का पुल बनाती हुई। ये आकर्षण दिखाता है। हाँ, ये तस्वीरें देखी हैं। ये रेखाएं वाकई क्षेत्र को दिमाग में बैठाने में मदद करती हैं। अच्छा, अब एक और शब्द आता है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, फ्लक्स। इसका क्या मतलब है? क्या हम किसी सतह से, मान लीजिए खिड़की से, गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं को गिन सकते हैं? बिल्कुल। फ्लक्स का आइडिया कुछ ऐसा ही है। सरल भाषा में कहें तो विद्युत फ्लक्स किसी दी गई सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का एक माप है। लंबवत गुजरने वाली? हाँ, ये जरूरी है। फ्लक्स इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्र रेखाएं सतह को कितना सीधे भेद रही हैं। अगर रेखाएं सतह के समांतर निकल जाएं तो फ्लक्स शून्य होगा, अगर लंबवत गुजरें तो फ्लक्स अधिकतम होगा। अच्छा, तो इसे मापते कैसे हैं? गणितीय रूप से, अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा एस है और उस पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो उस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस होता है। यहां ई और डेल्टा एस दोनों सदिश वेक्टर हैं। क्षेत्रफल भी वेक्टर? हाँ, यहां हम क्षेत्रफल को एक वेक्टर मानते हैं। उसका परिमाण तो क्षेत्रफल के बराबर होता है और उसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर मानी जाती है, और बीच में जो डॉट है वो डॉट प्रोडक्ट है जो अपने आप दिशा का ध्यान रख लेता है। ठीक है, तो फ्लक्स मतलब सतह से गुजरने वाला क्षेत्र। इसका क्या फायदा? फ्लक्स अपने आप में उपयोगी है, लेकिन इससे जुड़ा एक नियम है जो भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, गॉस का नियम, गॉसेस लॉ। गॉस का नियम? ये तो बहुत सुना है। क्या कहता है ये? गॉस का नियम कहता है कि आप कोई भी बंद सतह लीजिए, किसी भी आकार की, जैसे एक बंद डिब्बा या एक फुला हुआ गुब्बारा या कोई टेढ़ी मेढ़ी काल्पनिक सतह। ठीक है, कोई भी बंद सतह। तो उस बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, हाँ, उस सतह के अंदर बंद कुल चार्ज क्यू एनक्लोज्ड का एक एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, बस। एक मिनट, कुल फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर का कुल चार्ज एप्सिलॉन नॉट। हाँ, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये बस एक नंबर है।
ये इतना सरल है किसी भी आकार की सतह के लिए। हाँ, यही इसकी खूबसूरती और ताकत है। सतह का आकार कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा छोटा, अगर आपको उसके अंदर बंद कुल चार्ज पता है तो आप उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स तुरंत बता सकते हैं। ये तो कमाल का नियम है। ये आता कहाँ से है? ये असल में कूलोम के नियम का ही एक नतीजा है, खास तौर पर उस 1r² वाली निर्भरता का। अगर कूलोम के नियम में 1r² नहीं होता तो गॉस का नियम ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो कूलॉम और गॉस जुड़े हुए हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है समरूपता या सिमिट्री वाली स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालना। समरूपता जैसे एक बहुत लंबा, सीधा, एक समान आवेशित तार, या एक बहुत बड़ी, एक समान आवेशित चादर, या एक समान आवेशित गोला या गोलीय कोश। इन स्थितियों में गॉस के नियम का इस्तेमाल करके विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कूलॉम के नियम और अध्यारोपा से करने बैठेंगे तो हिसाब बहुत लंबा और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो सिमिट्री हो तो गॉस का नियम काम आसान कर देता है। बिल्कुल, और इससे कुछ बड़े दिलचस्प नतीजे भी निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक खोखला गोला है और आपने उसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश फैला दिया है। ठीक है, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो गॉस के नियम से आप तुरंत साबित कर सकते हैं कि उस गोले के अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अंदर शून्य, हमेशा, चाहे बाहर कितना भी चार्ज क्यों ना हो। हाँ, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर किसी भी बंद सतह से फ्लक्स शून्य होगा, और सिमिट्री के कारण इसका मतलब है कि क्षेत्र ही शून्य होना चाहिए। ये बहुत काम की चीज है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। किसी चीज को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो तो उसे एक बंद धातु के डिब्बे में रख दो। वाह, ये तो बहुत उपयोगी है। अंदर फील्ड शून्य। अच्छा, चलिए एक और स्थिति देखते हैं। अगर दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश हों, +Q और -Q, और वो बहुत पास पास रखे हों। हाँ, ये एक बहुत आम और महत्वपूर्ण स्थिति है। इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, ठीक है। मान लीजिए उनके बीच की दूरी 2a है, तो हम एक मात्रा परिभाषित करते हैं जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। इसे P से दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट P, ये क्या होता है? ये एक सदिश राशि है। इसका परिमाण होता है आवेश Q गुणा उनके बीच की दूरी 2a, तो P = Q 2a। और इसकी दिशा परंपरा के अनुसार नेगेटिव आवेश -Q से पॉजिटिव आवेश +Q की ओर मानी जाती है। दिशा -Q से +Q की ओर, ठीक है। तो इस डाइपोल का क्या खास है? देखिए, डाइपोल का कुल आवेश कितना है? +Q और -Q मिलाकर शून्य। हाँ, शून्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका विद्युत क्षेत्र भी शून्य है, क्योंकि आवेश शून्य तो है पर वो एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग बिंदुओं पर है। हाँ, ये बात तो है। तो डाइपोल का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप डाइपोल से बहुत दूर चले जाएं, मतलब दूरी r, डाइपोल के साइज 2a से बहुत ज्यादा हो, r>a, तो इसका क्षेत्र काफी तेजी से कम होता है। कितनी तेजी से? ये दूरी के घन क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r³ के हिसाब से। याद है एकल आवेश का क्षेत्र कैसे कम होता था? हाँ, 1/r² के हिसाब से। तो डाइपोल का क्षेत्र 1/r³ उससे भी ज्यादा तेजी से शून्य की तरफ जाता है दूर जाने पर, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज के प्रभाव एक दूसरे को काफी हद तक कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, 1/r³, ठीक है। क्या असल दुनिया में इसके उदाहरण हैं? ये डाइपोल कहाँ मिलते हैं? अरे ढेरों, बहुत सारे अणु असल में डाइपोल ही होते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है पानी का अणु H2O। पानी, वो डाइपोल है। हाँ, पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन परमाणुओं पर थोड़ा सा पॉजिटिव, और उनके केंद्र एक ही जगह पर नहीं होते। तो पानी का अणु एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव है। ऐसे अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं। अच्छा, और क्या सभी अणु ऐसे होते हैं? नहीं, कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के केंद्र एक ही जगह पर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या मीथेन CH4। तो सामान्य हालत में उनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ये अध्रुवित अणु कहलाते हैं। ध्रुवित और अध्रुवित, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप अध्रुवित अणु को भी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े थोड़े खिंच जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उसमें भी एक अस्थायी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है। मतलब बाहरी फील्ड से भी डाइपोल बन सकता है। हाँ, अब एक और दिलचस्प चीज देखिए। अगर एक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए, मतलब ऐसा क्षेत्र जो हर जगह एक जैसा है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड, तो उस डाइपोल पर कुल बल कितना लगेगा?
सोचिए, प्लस क्यू पर बल लगेगा QE एक दिशा में और माइनस क्यू पर बल लगेगा QE विपरीत दिशा में। तो कुल बल? शून्य हो गया। बिल्कुल, कुल बल शून्य। लेकिन क्या डायपोल घूमेगा? घूमेगा। हाँ, क्योंकि बल बराबर और विपरीत तो है, पर एक ही लाइन पर नहीं लग रहे। वो उसे घुमाने की कोशिश करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। उन बलों के कारण एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क लगता है। ये टॉर्क डायपोल को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की यानी अलाइन करने की कोशिश करता है, जैसे कंपास की सुई घूमकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाती है। अच्छा, तो टॉर्क लगता है। इसका फॉर्मूला भी होता होगा? हाँ, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो बताता है कि टॉर्क तब सबसे ज्यादा होता है जब डायपोल P और क्षेत्र E एक दूसरे के लंबवत हों, और शून्य होता है जब वो समानांतर हों। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में नेट बल शून्य पर टॉर्क लग सकता है। लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म न हो, असमान हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्षेत्र असमान हो, मतलब जगह जगह बदल रहा हो, तब क्या होगा? तब क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू पर लगने वाला बल बराबर होगा? नहीं। अगर फील्ड बदल रहा है तो जहां फील्ड मजबूत है वहां ज्यादा बल लगेगा, जहां कमजोर है वहां कम। तो अब प्लस क्यू और माइनस क्यू पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि टॉर्क के साथ साथ अब एक नेट बल भी लगेगा। डायपोल सिर्फ घूमेगा नहीं, बल्कि किसी एक दिशा में चलेगा भी। असमान फील्ड में नेट बल। रुकिए, क्या इसका मतलब वो जो बचपन में हम करते थे, कंघी को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो चिपक जाते थे, क्या वो इसी वजह से होता है? कागज तो उदासीन होता है। आपने बिल्कुल सही पहेली जोड़ दी। यही वो राज है। सच में? कैसे? देखिए, जब आप कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, मान लीजिए नेगेटिव। ठीक है। अब कंघी अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र बनाती है, और क्योंकि कंघी एक बिंदु नहीं है, ये क्षेत्र असमान होता है। कंघी के पास ज्यादा मजबूत, दूर जाने पर कमजोर। हाँ, असमान क्षेत्र। अब आप इस कंघी को कागज के छोटे उदासीन टुकड़ों के पास लाते हैं। कागज के अणु मान लीजिए अध्रुवित हैं, लेकिन कंघी के असमान क्षेत्र के कारण उनमें क्या होगा? उनमें डायपोल प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल। बिल्कुल, अणु ध्रुवित हो जाएंगे। उनका नेगेटिव हिस्सा कंघी, जो नेगेटिव है, से दूर भागेगा और पॉजिटिव हिस्सा कंघी के पास आ जाएगा। अच्छा। अब सोचिए, कागज के अणु में जो प्रेरित डायपोल बना है, उसका पॉजिटिव सिरा कंघी के ज्यादा पास है, जहां फील्ड मजबूत है, और नेगेटिव सिरा थोड़ा दूर है, जहां फील्ड कमजोर है। हाँ। तो पॉजिटिव सिरे पर लगने वाला आकर्षण बल नेगेटिव सिरे पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड असमान है। तो एक नेट आकर्षण बल लगेगा। एग्जैक्टली। और इसी नेट आकर्षण बल के कारण वो उदासीन कागज के टुकड़े आवेशित कंघी की ओर खिंच जाते हैं और चिपक जाते हैं। वाह, मतलब उस बचपन की जादू के पीछे इतनी गहरी भौतिकी छिपी है। डायपोल, प्रेरित डायपोल, असमान क्षेत्र, नेट बल, कमाल है ना? स्थिर वैद्युतिकी की दुनिया वाकई दिलचस्प है। आज तो हमने वाकई एक अच्छी खासी यात्रा की। हमने रोजमर्रा की उन चट-चट की आवाजों से शुरू किया। हाँ, और आवेश क्या है ये समझा। फिर उसके गुण देखे, योज्यता, संरक्षण और वो चौंकाने वाला क्वांटमीकरण। बिल्कुल। और फिर कूलॉम का नियम, जो बताता है कि आवेशों के बीच बल कितना लगता है, और उसकी गुरुत्वाकर्षण से तुलना की। हाँ, वो 10⁻⁻39 गुना वाला अंतर। फिर हमने क्षेत्र की शक्तिशाली अवधारणा को समझा, जिसने एक्शन एट अ डिस्टेंस की गुत्थी सुलझाई। और देखा कि क्षेत्र रेखाएं और फ्लक्स उसे समझने और मापने में कैसे मदद करते हैं। गॉस का नियम और उसकी सिमेट्री में उपयोगिता। और आखिर में डायपोल, उसके अणु वाले उदाहरण और कैसे वो कंघी कागज वाले प्रभाव को समझाता है। सही कहा, हमने काफी कुछ कवर किया। हाँ, और इन सब बातों पर सोचने के बाद वो सवाल फिर से दिमाग में आता है जो आपने बीच में उठाया था। कौन सा? वही कि अगर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से इतना ज्यादा शक्तिशाली है, 10⁻39 गुना, तो फिर क्यों ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं के बनने और चलने में गुरुत्वाकर्षण ही हावी दिखता है? ये सुपर स्ट्रॉन्ग वैद्युत बल कहाँ चला जाता है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक सवाल है, और इसका जवाब छिपा है संतुलन में। संतुलन? हाँ, देखिए, ज्यादातर पदार्थ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो बड़े पैमाने पर वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब उनमें जितना कुल धन आवेश होता है, लगभग उतना ही कुल ऋण आवेश भी होता है। हाँ, जैसे परमाणु उदासीन होते हैं। बिल्कुल।
तो जब आप खरबों खरब परमाणु मिलाकर कोई बड़ी चीज बनाते हैं, जैसे पृथ्वी या सूर्य, तो उसमें कुल पॉजिटिव चार्ज और कुल नेगेटिव चार्ज लगभग बराबर ही होते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर ये शक्तिशाली वैद्युत बल एक दूसरे को काफी हद तक काट देते हैं, निरस्त कर देते हैं। नेट वैद्युत बल लगभग शून्य हो जाता है। अच्छा। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का क्या? वो तो हमेशा आकर्षण का ही होता है, वो कभी निरस्त नहीं होता, वो सिर्फ जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। हाँ, ये तो है। तो जब आप खरबों खरब परमाणुओं का द्रव्यमान इकट्ठा करते हैं तो उन सबका गुरुत्वाकर्षण बल जुड़कर एक बहुत बड़ा विशाल बल बन जाता है, जबकि नेट वैद्युत बल लगभग शून्य ही रहता है। इसीलिए ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब वैद्युत बल है तो बहुत शक्तिशाली, पर संतुलन की वजह से बड़े स्केल पर उसका असर दब जाता है। दिलचस्प है कि अगर पदार्थ उदासीन न होता, अगर चीजों पर नेट चार्ज होता, तो शायद ब्रह्मांड का स्वरूप आज जैसा है वैसा बिल्कुल न होता। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।